नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाराणसी के भाजपा कार्यालय में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस वार्ता पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। बता दें कि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने जहां केंद्रीय बजट की तारीफ करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ किया, वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन की लगातार नाकामियों और उनके बिखराव पर जमकर निशाना साधा। देखिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। पालन का व्यवसाय करते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। उसके उपरांत यदि आप देखें तो एकदम आधुनिक नई टेक्निक के बारे में जिस तरफ लोगों का कम ध्यान जाता है, हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा, क्योंकि यदि भारत को विकसित भारत बनना है तो हमें क्लीन एनर्जी के द्वारा अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करना होगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 100 गीगावाट का प्रोडक्शन 2047 तक और 2033 तक 50 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा मुख्यतः ध्यान आकर्षित किया गया है उसमें अर्बन डेवलपमेंट, पावर और माइनिंग, और इसके अतिरिक्त टैक्सेशन रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल सेक्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सभी स्कूलों को, सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। बहुत संवेदनशीलता के साथ समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पहले भी ज्ञान कहा था, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इसका एक संवेद विकास किस प्रकार से हो सकता है, इस बजट में उन व्यवस्थाओं को प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है। नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में दूरदृष्टि रखते हुए और पीएम स्वनिधि योजना अर्थात जो हमारे कारीगर हैं उनके लिए किस प्रकार से उनका आर्थिक विकास हो सके, उसके लिए अलग बजटरी प्रावधान रखते हुए हेल्थ सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए का, लगभग 99,958 कुछ करोड़ रुपए का प्रावधान है, वह प्रावधान किया गया है। हमारा जो डिफेंस का बजट है वो पिछले बारों से कहीं अधिक, ताकि भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो सके। और मिडिल क्लास के विषय में तो हमने आपको बताया ही, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है, ये सब तब हो रहा है जब वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां प्रतिकूल है, रिसेशन है, जिसे हम फाइनेंस की भाषा में कहते हैं कि ग्लोबल हेडविंड्स। हेडविंड का मतलब जब आप जहाज चलता है ना, तो अगर सामने से हवा आ रही है तो स्पीड धीमी हो जाती है, और टेल विंड मतलब पीछे से आ रही है तो स्पीड तेज हो जाती है। इस समय स्पीड रोकने की स्थिति। तो अब मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट ने एक बहुआयामी विकास का जो खाका प्रस्तुत किया है और समाज के सभी वर्गों को ऊर्जा देने की जो बात की है, उसने आज भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप सबको याद हो, एक पुराने दौर की फिल्म थी, इसका बड़ा फेमस गाना था ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। उससे पहले का डायलॉग क्या था? पहले का डायलॉग ये था कि प्राण कहता है कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया में। तुम्हारा मुल्क 2 रोटी खाता है तो 1 रोटी कर्जे की खाता है। इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। 1970 के आसपास के, जब हमारे विपक्ष वालों के अनुसार सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री इंदिरा जी का शासन था, उसके बाद गाना शुरू होता जब जीरो दिया मेरे भारत। आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिवा ये कहती है कि नेक्स्ट ईयर इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रोथ इज गोइंग टू बी 15%, which will be maximum in the world, and India will be the growth engine of the global growth। यानी अगले वर्ष भारत का विश्व के विकास में योगदान 15% होगा, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक होगा, और भारत विश्व के ग्रोथ इंजन में सबसे अधिक कंट्रीब्यूट करने वाला ग्रोथ इंजन के रूप में उभरकर सामने आएगा। तो मुझे लगता है कि विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस दक्षता के साथ, जिस कुशलता के साथ, जिस विपरीत परिस्थितियों में हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने हैं, 3रे बड़े एयरपोर्ट इंडस्ट्री के प्रतीक बने हैं, 2रे बड़े मोबाइल हेडसेट के मैन्युफैक्चरर बने। इवन जो टॉप एंड मोबाइल है, इस समय हमारा इन्वेस्टमेंट अमेरिका से भी ज्यादा है, यानी हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 के देश बन के उभरे हैं। इसलिए मैं देश की जनता के समक्ष और जो हमारे आलोचक हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप
आंखें अपनी खोल के देखिए, चश्मा उतारो, फिर देखो यारो दुनिया नई है चेहरा पुराना। तो एक पंक्ति कह के बात समाप्त करता हूं, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उनके आलोचकों के लिए इन विपरीत परिस्थितियों में जो भारत जिस सावधानी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा है, कितनी व्यवस्थाएं अर्थव्यवस्थाएं तो बिखर गई। मैं एक पॉइंट और कह देना चाहता हूं, सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी जो एक चाइनीज कंपनी है एवरग्रांड, वो 2023 में बैंकक्रप्ट हुई और 2024 में लिक्विडेट हो गई। अमेरिका के दो बड़े बैंक जिसमें सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक बैंकक्रप्ट हो गए। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं, आलोचकों के लिए मोदी जी की तरफ से हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन दिसंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आप जाके चेक करिए, दिसंबर 2021 में काशी में कुल पर्यटक 30,78,000 है। 2020 में भी 28 और 30 लाख और 2024 में काशी में 11 करोड़ पर्यटक। 30 लाख से 11 करोड़। अब सहज स्वाभाविक यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके द्वारा काशी नगर की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूं, पूरे भारत में आजादी के बाद से लेकर 2023 तक यदि कोई एक डेस्टिनेशन था जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आते थे तो वो आगरे का ताजमहल था। मगर 2024 पहला वर्ष है जब नंबर 1 के ऊपर आगरे का ताजमहल नहीं, अयोध्या का श्री राम मंदिर है, जहां 13.5 करोड़ पर्यटक आए। और विकास की नई इमारत अगर आप देखें, अब एक डाटा के अनुसार कुंभ से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की कंट्रीब्यूशन होगा इंडियन इकोनॉमी में। और इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं ध्यान है, उसमें निकली हुई खबर के अनुसार यदि देखा जाए तो 1% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इस वर्ष केवल कुंभ से आने वाली इकोनॉमी से होगा। और आप एक बात याद करिए, हमारी सरकार आने से पहले पूर्वांचल क्या पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट, लखनऊ और वाराणसी। वाराणसी से भी गिनी चुनी फ्लाइटें जाती हैं। आज अकेले पूर्वांचल में 5 एयरपोर्ट है, गोरखपुर, प्रयागराज, कुशीनगर, अयोध्या और वाराणसी। और जिसमें कुशीनगर में इंटरनेशनल है, अयोध्या में इंटरनेशनल है और वाराणसी में भी। मुझे लगता है इतना ही काफी है यह समझने के लिए। और यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा, सिर्फ आर्थिक दृष्टि से नहीं, ये भारत का एक सांस्कृतिक उत्थान भी हो रहा है। तो विकास और आत्मगौरव, इन दोनों को साथ में रखने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार ने किया। और वैसे तो उत्तर प्रदेश का भी बजट आ चुका है और उसमें भी ऐसे कई शानदार कदम उठाएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं जो डिजिटल कुंभ आपका है उसमें जो लोग मरे हैं उनका डिजिटल डाटा अब तक नहीं आया, कितने लोग मरे हैं, उस पर बड़ा संदेह है कि बुलडोजर से लाशें उठाई गई या क्या हुआ, कुछ अभी खिलकर सामने नहीं आ रहा है। देखिए, जो लोग हमेशा संदेह में जीवित रहते हैं, जिन्हें कोरोना की वैक्सीन, बीजेपी की वैक्सीन नजर आ रही थी, उन्हें उसमें भी संदेह था। राम मंदिर के शिलान्यास के समय जिसे वो अंधविश्वास कहते थे, वहां मुहूर्त के मरम्मती हो गए थे, बताने लगे थे मुहूर्त में उनको संदेह था। और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने बाकायदा 2023 में तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस की थी, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश। ये विचार गोष्ठी थी, ये वक्तव्य नहीं था। और आप लोगों को शायद ना ध्यान हो तो बताना चाहता हूं, 2021 में दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में, जिसमें अमेरिका की बड़ी बड़ी आईवी लीग यूनिवर्सिटी थी, एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना। उसके बाद कभी हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रतिमा फाड़ना, कभी अनाप शनाप बोलना, और उसके बाद जिस ढंग की अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, चाहे वो बिहार के उनके साथी हो या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो। उसके बाद जब वे बात बोलते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं, कुंभ की इस व्यवस्था को लेकर यदि कोई भी घटना हुई है तो उनके मन में संवेदना नहीं, संतुष्टि का भाव है। क्योंकि इस पृष्ठभूमि के साथ देखिए, उनका एक सहयोगी मृत्यु कुंभ बोल रहा है, ममता जी मृत्यु कुंभ बोल रही है, तो कोई लालू प्रसाद यादव जी फालतू का कुंभ बोल रहे हैं। मुझे लगता है कहा गया है किसी भी चीज को
प्रसंग और संदर्भ के साथ। प्रसंग और संदर्भ से देखेंगे, मुझे लगता है इन आरोपों में गंभीरता नहीं है, इन आरोपों में संवेदना नहीं है, इन आरोपों में राजनीतिक संतुष्टि का उद्देश्य। तो घुसपैठ में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं, अपने वोट बैंक की संभावना देखते हैं। देश की जनता को उनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है और उन्हें भी इतिहास से सबक लेना चाहिए कि ये जो अटल जी ने कहा था ना, चिंगारी का खेल बुरा होता है। अपने घर में आग, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा खड़ा होता है। तो रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई न दिखाएगा। यानी वो उनसे पहचान पूछी जाएगी, बाकी किसी से पहचान नहीं पूछी जाएगी। इससे जनता की नजर में इनका दोहरा चरित्र हो जाएगा। कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 लिखे थे, राहुल गांधी 3,62,000 सर वहां तो बांग्लादेश का है। और फिर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, भारत का चुनाव एक लौटा चुनाव था जब लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। मैं तो विपक्ष से पूछना चाहता हूं, चुनाव भारत में हो रहे थे, बांग्लादेश में क्यों आर्टिकल लिखा जा रहा था मोदी हैज टू गो? किसको संदेश दिया जा रहा था? अब धोनी की जीत 10,25,000 और राहुल गांधी की उस यात्रा में असम के धुबरी, बरपेटा, करीमगंज और बंगाल के मालदा में उमड़ी भीड़ और उसके बाद कांग्रेस नेता का लिखा गया आर्टिकल सबको जोड़ के देखिए तो समझ में आ जाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्थिरता के लिए दृढ़ता के साथ खड़ी है, वही विपक्ष उसको किसी भी सीमा तक कंप्रोमाइज करने के लिए सियासत के नफे नुकसान के तराजू। असली मुख्यमंत्री नहीं है केजरीवाल जी, असली मुख्यमंत्री है। तो दिल्ली की जनता ने ऐसा जनादेश दिया कि असली मुख्यमंत्री असली विधायक नहीं बन पाया, और जिसको वो असली मुख्यमंत्री कहने से मना कर रहे थे, कम से कम वो असली नेता प्रतिपक्ष तो बन गए। बात करें स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों। लेकिन दिल्ली में तो आपको नैया उन्होंने पार करा दिया ना। शशि थरूर जी आना चाहते हैं, हमको लगता है कि आप ही की पार्टी में। दिल्ली में तो आपकी जीत के लिए कांग्रेस ने बड़ा अच्छा काम किया है। बिहार में कौन आपको RSS? देखिए, दिल्ली में हमारी जीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता के विश्वास की जीत, मोदी की गारंटी पर जनता की मुहर है। और दिल्ली का चुनाव परिणाम यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी शिखर से सतह पर और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर पर। परंतु फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शून्य में सुकून दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वैसे ही वहां हुआ है। कारण क्या है? एक ही वोट बैंक था जिसके लिए इंडी गठबंधन एक हुआ था। अब कांग्रेस पार्टी पुराना आशिक है और आम आदमी पार्टी नया आशिक है और समाजवादी पार्टी भी नया आशिक है। तो जैसे ही पुराना इश्क जगने लगता है तो नए वाले आशिक को डर लगने लगता है कि पुराना इश्क जगना नहीं चाहिए, और जब नया वाला आशिक फेल होने लगता है तो पुराने आशिक के मन में तमन्नाएं फूटने लगती हैं। तो इन दोनों का रिलेशनशिप वही कहलाता है। तो मैं आप और कांग्रेस के गठबंधन और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में कहूंगा, चुनाव तक एक साथ थे, फिर चुनाव से अलग हो जाते हैं, हारने के बाद फिर एक साथ होने लगते हैं। तो इनके लिए वो पंक्ति सही बैठती है कि मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए हमें क्या हो गया। आज चैंपियंस का वो उनके मन में गंदगी भरी हुई है, पानी में दिखाई नहीं पड़ रही। और मैं एक लॉजिकल बात पूछता हूँ, 60 करोड़ लोग स्नान करके गए हैं, अगर उनकी बात मानी जाए तो अखिलेश यादव जी तो पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, तो 10% लोगों को तो बीमार पड़ना चाहिए था। अच्छा 1% भी अगर बीमार पड़ जाए तो 60 लाख लोग अगर बीमार पड़ जाएं तो देश में तो हाहाकार मच जाए। ये दर्शाता है कि वो कहते हैं ना, मन मैला और तन को धोए। तो पहले मन का मैल हटाइए, तब आपको सही दृष्टि दिखाई देगी। प्रेस वार्ता में शामिल होने वालों में क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरत्न राठी, सह मीडिया प्रभारी संतोष सोलापुरकर आदि लोग प्रमुख रहे। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।